पुनः स्वागत है आपका आपके अपने परिवार नवोदय क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकलने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में एक भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, राजस्व लेखपाल की भर्ती। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की निकलने वाली एक प्रबल भर्ती राजस्व लेखपाल 2021-2022 के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम राजस्व लेखपाल भर्ती 2021-2022। तो सबसे पहले जब भी हम राजस्व लेखपाल की भर्ती के बारे में सुनते हैं या फिर इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इसका सिलेबस कैसे रहेगा, राजस्व लेखपाल की भर्ती का सिलेबस कैसे रहेगा, राजस्व लेखपाल की भर्ती के फॉर्म फिल कब होंगे, या फिर यह जॉब किस तरह की है, यह जॉब किस तरह की है, या फिर क्वेश्चन आते हैं कि राजस्व लेखपाल बनने के बाद क्या अच्छा है या बुरा है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम सभी चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट्स को देख के चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्व लेखपाल 2021-2022। जैसा कि अभी वर्तमान में सेशन चल रहा है 2020-2021 सेशन चल रहा है। कुछ दिनों बाद यह सेशन 2021-22 होने वाला है। इस वजह से क्लियर है कि यह वैकेंसी 2021-2022 सेशन में होने वाली है। अब हम देखते हैं राजस्व लेखपाल के, देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ राजस्व वेकेंट। जो विद्यार्थी राजस्व लेखपाल का फॉर्म भरना चाहता है या जो विद्यार्थी राजस्व लेखपाल बनना चाहता है उसके लिए यह बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखिए, पहला है ऑर्गेनाइजेशन। राजस्व लेखपाल की भर्ती को जो कंडक्ट कराने वाला है वो है यूपी के द्वारा राजस्व लेखपाल की भर्ती होनी है। तो यूपी के द्वारा ही कैंडिडेट कैसे होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या उनकी एज होगी, यह सभी चीज़ों को डिसाइड करने वाला वो कौन है, यूपी। देखिए नेक्स्ट, देखिए एलिजिबिलिटी। देखिए एलिजिबिलिटी जो है वो है 10+2 मांगा गया है। पिछली भर्ती जो 2015 में हुई थी, इस भर्ती में भी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी वह है 10+2 मांगी गई थी। कहने का मतलब है आपका इंटर पास होना चाहिए। देखिए इसको भी थोड़ा सा देखते हैं ये क्यों मांगते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये ग्रेजुएशन मांगने लगेंगे तो देखिए, राजस्व लेखपाल की जो जॉब है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरियों में भी है, लेकिन ज़्यादातर इसका एरिया है वो है ग्रामीण में है। तो राजस्व लेखपाल की जो जॉब है वो बहुत ही व्यवहारिक जॉब है। राजस्व लेखपाल को किसान भाइयों से, मजदूरों भाइयों से, स्टूडेंटों से, ठेकेदारों से, नेताओं से और भी कई ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो सोसाइटी के व्यवहारिक लोग होते हैं, मतलब कि जो सोसाइटी में चारों ओर मिलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है यूपी लेखपाल में ऐसे कैंडिडेट को चाहता है जो कि व्यवहारिक रूप से जुड़ा हो। इस तरह से यूपी अधिक से अधिक संख्या में वेकेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो इनको जो कैंडिडेट मिलेंगे, इनको जो लेखपाल मिलेंगे वह अधिक से अधिक योग्य मिलेंगे। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होने वाली है एजुकेशनल वो 10+2 होने वाली है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल CCC। देखिए 2015 में हम लोगों की जो वैकेंसी हुई थी उस वैकेंसी में कोई भी टेक्निकल CCC या फिर कोई भी कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। लेकिन समय की मांग ये है कि अब जब 2015 था तो उस समय बहुत से काम, बल्कि 90% काम कागज़ पर होते थे। जैसे जैसे देश डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोगों को जो काम करने पड़ रहे हैं वो कंप्यूटर और मोबाइल पर करने पड़ रहे हैं। इस वजह से कई काम ऐसे आते हैं जिन कामों को हम लोग करने में सक्षम नहीं रहते हैं। कई लोग होते हैं जो कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं लेकिन काम फिर भी करना पड़ता है। इसलिए जब यूपी इसकी एलिजिबिलिटी रखेगा तो टेक्निकल रूप से CCC मांगेगा ही मांगेगा। तो जिन लोगों ने CCC नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें। 500 से 600 रुपये इसकी फीस है, अपनी घर बैठे ही तैयारी करें
और अपना एग्जाम दे दें और अपना सी ग्रेड या डी ग्रेड जो भी आता है सभी आप केवल पासिंग मार्क्स चाहिए होता है और ट्रिपल सी अपना तैयार रखें एग्जाम के लिए। तो टेक्निकल रूप से ट्रिपल सी लेखपाल की भर्ती में मांगने वाले हैं, ये क्लियर है। देखिए एज ग्रुप की बात कहें तो जब इंटर मांगा है पास तो इसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक मांगा गया है। जो एज ग्रुप है वो 18 साल से 40 साल तक मांगा गया है। अगर कोई व्यक्ति 38 साल का है या 39 साल का है तो वो भी इस लेखपाल की भर्ती के लिए फॉर्म अपना फिल कर सकता है, या फिर जिसने अभी इंटर किया है और वो 18 साल का हो गया है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन मोड। देखिए आजकल जो एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं ऑफलाइन भी होते हैं। बहुत से एग्जाम ऑनलाइन होते हैं और बहुत से ऑफलाइन होते हैं। जैसा कि 2015 में भी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हुआ था। कहने का मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी ABCD ये रहेगा आपका। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर सी है तो आपको पेन से इस तरह से करके आपको आंसर देना है। तो ये थोड़ा सा सही है, क्योंकि अगर धोखे से आपने ऑनलाइन करना है क्लिक कर दिया तो उसमें आपका आंसर हो गया। इसमें आप एक बार कर सकते हैं कि आपने छोटा सा पेन लगा दिया कि ये सही है, इसके बाद जब लास्ट में आपका क्लियर हो जाता फिर उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं MCQ। देखिए MCQ क्वेश्चन आने वाले। MCQ का मतलब है क्वेश्चन पूछेंगे आपसे सीधा ABCD जो भी आपका सही होगा वो आपको आंसर दीजिए। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन होने वाला है। देखिए नेक्स्ट देखिए मार्क्स का। देखिए 2015 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को 2 वर्गों में बांट रखा था। पहला था रिटन एग्जाम 80 मार्क्स का हुआ था, दूसरा था इंटरव्यू जो कि 20 मार्क्स का हुआ था। दोनों मिलके 100 मार्क्स देखा था। तो 80 मार्क्स में और 20 मार्क्स में जो आपकी मेरिट बनेगी मिलके वो 100 में बनेगी। इसी तरह से अब सी वर्ग की नौकरियों में सरकार ने इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है, इसलिए आपको इंटरव्यू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको केवल रिटन पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप मार्क्स रिटन में लाएंगे उतने ही आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप एक राजस्व लेखपाल की भर्ती में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो ग्रेड पे जो है वो इसका ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे है। 2000 ग्रेड पे देखिए इसके समतुल्य वाली जो जॉब है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक भर्ती है, इसका भी ग्रेड पे 2000 होता है। एक सचिव BDO की भर्ती आती है, इसका भी ग्रेड पे 2000 है। जूनियर असिस्टेंट की भी आती है, इसका भी ग्रेड पे 2000 है। इसी प्रकार राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की भी 2000 ग्रेड पे है। तो इन सभी जॉब का जो ग्रेड पे है वो 2000 है। तो राजस्व लेखपाल का जो ग्रेड पे है वो भी 2000 है। तो अभी ये हमने राजस्व लेखपाल की भर्ती से संबंधित चीज़ों को देखा, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो भी लेखपाल की भर्ती में जाना चाहता है। शुरुआत में हमने बोला था कि राजस्व लेखपाल की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार की निकलने वाली सबसे बड़ी भर्ती है। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में निकलने वाली 2 महत्वपूर्ण भर्तियों में जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस और प्राइमरी टीचर। 50-50 हज़ार भी इनकी वैकेंसी निकल जाती है, इनकी 70-70 हज़ार भी निकल जाती है। यूपी पुलिस की 50-50 हज़ार वैकेंसी भी आ जाती है। इसी प्रकार टीचर की भी 70-70 हज़ार वैकेंसी आ जाती है। लेकिन फिर भी राजस्व लेखपाल की भर्ती 2015 में 13,600 आई थी। फिर भी इस वैकेंसी को हमने बड़ा क्यों माना है? तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी कैंडिडेट होंगे, पहली चीज़ उनकी हाइट के मापदंड जो है वह 5 फुट अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर उसकी हाइट 165 है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं बन सकता है। जिसकी हाइट 166 है वो भी पुलिस नहीं बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भरने वाले जो कैंडिडेट होंगे वो इतने हाइट के होंगे तो वो नहीं भर पाएंगे। इसी प्रकार यूपी पुलिस में एक एज ग्रुप रखा गया है 18 से 25 साल, 18 से 27 साल, 18 से 22 साल। इसी प्रकार से इसके जो कैंडिडेटों की संख्या है वो 50,000 होने के बावजूद भी 23 लाख या 24 लाख पहुंच पाती है।
50,000 वैकेंसी निकलने के बाद भी 23 लाख या 24 लाख हो पाती है। इसी प्रकार प्राइमरी टीचर की जो भर्ती है, तो प्राइमरी टीचर अगर किसी को बनना है तो आपके पास बीटीसी होना चाहिए या फिर आपके पास बीएड होना चाहिए। उसी के साथ आपको टेट भी निकला हुआ होना चाहिए, आपका सीटेट मांगते हैं, अब आपका सुपर टेट होने लगा था। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि प्राइमरी टीचर को बनने के लिए ये प्रोफेशनल चीज़ों की आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसीलिए 70,000 वैकेंसी होने के बाद भी यह 20 लाख या 15 लाख लोग ही इसमें आ पाते हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें, राजस्व लेखपाल की भर्ती देखें, भले ही ये 13,000 आई थी, लेकिन इसमें एप्लीकेशन करने वाले जो स्टूडेंट थे वो 27 लाख लोग थे। 27 लाख लोग क्यों थे? देखिए, अगर आप 3 फुट के हैं, अगर आप 4 फुट के हैं, कोई इशू नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपकी एज 27 साल है, 37 साल है, कोई मतलब नहीं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें कैंडिडेटों की संख्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें मांगते हैं। 10+2 CCC मांगेगा, पिछली बार नहीं मांगा गया था। एज 18 से 40। इस वजह से 13,600 भर्तियों के लिए सरकार के द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी 2015 में, 27 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया था। इसलिए ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकलने वाली एक बहुत बड़ी भर्ती है, जो कि पिछले 4-5 सालों से हर साल अखबारों में आता है। पक्का है कि इस बार 2021-22 सेशन में ये भर्ती आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इस वजह से ये भर्ती क्लियर है कि भर्ती आने वाली है। देखिए, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। इसी वजह से मैंने ही कुछ मेरिट निकाली हैं कि राजस्व लेखपाल बनने से क्या क्या फ़ायदे हैं, या फिर किन चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं कि राजस्व लेखपाल हमको मोटिवेट करता है कि हम राजस्व लेखपाल बने। कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, ये व्यक्तिगत है मेरी। देखिए, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं गांव में रहने वाले लोगों के साथ काम करूं, तो आपके लिए राजस्व लेखपाल से अच्छी कोई भी नौकरी नहीं है। अगर आप फार्मर से की सर्विस या फिर रूरल एरिया की सर्विस करना चाहते हैं, तो राजस्व लेखपाल से अच्छी भर्ती या फिर राजस्व लेखपाल बनने से अच्छा कोई भी नहीं है। तो राजस्व लेखपाल अगर आप बनना चाहते हैं और अगर आप रूरल एरिया की या फिर किसानों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप राजस्व लेखपाल का आने वाला जो फॉर्म है उसको फिलअप करिए। नेक्स्ट देखिए, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम आते हैं, तो सरकार कभी कभी ऐसे काम निकाल देती है एट लास्ट उस काम को राजस्व लेखपाल को थमा दिया जाता है। तो राजस्व जो लेखपाल होता है वो हर प्रकार के कामों को करना जानता है, अगर नहीं भी बनता है तो भी वो करके सरकार को सौंप देता है। इसलिए जो राजस्व लेखपाल का जो माइंड होता है वो बहुत ही वर्सटाइल हो जाता है, वर्सटाइल नेचर होता है। कोई भी काम हो, कई प्रकार के ऐसे काम हैं जो कि हम लोगों के विभाग के हैं भी नहीं हैं, फिर भी हम लोग करते हैं। तो इसीलिए जो नेचर होता है वो वर्सटाइल नेचर होता है। नेक्स्ट देखिए, होम डिस्ट्रिक्ट। यह एक छोटी सी खूबी है राजस्व लेखपाल की कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, मान लीजिए आप महोबा के हैं, मान लीजिए आप कानपुर देहात के हैं, आपकी जॉब अगर राजस्व लेखपाल में लग जाती है, आप अगर राजस्व लेखपाल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहने को मिल जाएगा। यह राजस्व लेखपाल की एक खूबी है कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। तो ये मेरी व्यक्तिगत हैं, और लेखपालों की भी अपनी व्यक्तिगत हो सकती हैं। ये मेरी व्यक्तिगत है कि आप इन चीज़ों की वजह से मोटिवेट हो सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब हम चलते हैं इस सेशन का, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेबस ऑफ लेखपाल एग्जामिनेशन। लेखपाल के एग्जामिनेशन का जो मेन सिलेबस है, जनरली पिछले एग्ज़ाम जो हुआ था 2015 में और 2021-22 में होने वाला जो एग्ज़ाम है, उनका जो सिलेबस होगा वो लगभग सेम होने वाला है। जनरली उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी हम एग्ज़ाम देते हैं, सभी एग्ज़ामों में
जनरल हिंदी आती ही आती है। जनरल हिंदी का मतलब होता है कि आपके पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, मुहावरे हुए, लोकोक्तियाँ हुई, इन्हीं प्रकार की सामान्य हिंदी हर एग्जाम में आती हैं। मैथमेटिक्स को अगर आप देखा जाए तो राजस्व लेखपाल की जो भर्ती है वह नाप तौल से रिलेटिव है, तो मैथ तो उसमें आने ही वाली है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकलने वाली ज़्यादातर भर्तियों में मैथ को पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान को भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीन चीज़ों को ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है ग्राम समाज विकास व ग्रामीण परिवेश के बारे में। अगर आपको किसी जगह जॉब करना है तो उस जगह की आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप राजस्व लेखपाल बनेंगे तो आप तहसील में बैठेंगे। तहसील में सबसे बड़ा कौन होता है, तहसील में सबसे नीचे जो ग्राउंड पे काम करता है वो कौन होता है, किसके प्रति जवाबदेही होती है, ये सब चीज़ों को जानना ग्रामीण परिवेश में होता है। गांव के प्रति लेखपाल की क्या जिम्मेदारी होती है, गांव के प्रति बीडीओ की क्या जिम्मेदारी होती है, ग्रामीण से संबंधित सभी चीज़ों को इस ग्राम समाज व विकास में हम सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सामान्य हिंदी देखिए राजस्व लेखपाल का एग्जाम में 100 नंबर में 1/4 या फिर 25%, दूसरे शब्दों में बोले 25 नंबर का, इन तीनों चीज़ों को देखें, 1/4 मान लें या 25% मान लें या 25 मार्क्स का, ये हिंदी आने वाली है। हिंदी 1/4 का आने वाली है। देखिए हिंदी में देखिए अलंकार, कोई भी एग्जाम देखते हैं अलंकार आते ही आते उसमें। पिछली बार अलंकार का एक ही क्वेश्चन आया था, हिंदी में अलंकार का एक ही क्वेश्चन आया था। समास को देखेंगे हम, ये बेसिक चीजें हैं, अलंकार, समास, रस आते हैं इसमें, एक क्वेश्चन उस बार रस का भी आया था। रस को हम ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा रस है, पर्यायवाची विलोम शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 या 4 क्वेश्चन पर्यायवाची विलोम शब्द से आने ही वाले हैं, 3 या 4 क्वेश्चन इससे आने ही वाले हैं। पिछली बार भी 3 नंबर के आए थे। संधि और संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद भी उस बार आई थी। विलोमार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द, विलोमार्थी शब्द को हम देखेंगे। बहुवचन, उस बार भी एक क्वेश्चन बहुवचन का आया था, उस बार एक क्वेश्चन बहुवचन का आया हुआ था। जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं, इतना मान लीजिए को एक एक कलेक्ट करके लिखा है कि ये चीज आई थी या नहीं आई थी। उस बार जो भी चीज आई थी हमने इसमें जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लोकोक्ति, मुहावरे, मुहावरे भी उस बार आए थे। रचना व रचयिता, इसके अलावा तत्सम व तद्भव आया था। समानार्थी पर्यायवाची आने वाले हैं। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसमें आते हैं जो कि बेसिक हिंदी है। वाक्यों के लिए शब्द निर्माण, वाक्यांशों के लिए शब्दों का निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मुहावरा व उनका अर्थ है। अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध रूप, इस चीज को भी हम देखेंगे, बेसिक चीजें हैं। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के शब्द रूपों के बारे में आप, बेसिक चीजें हैं ये सब हिंदी की। एक इंपोर्टेंट चीज है वाक्य संशोधन, जिसमें लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द व अन्य इत्यादि चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सामान्य हिंदी में जो 25% आपका आने वाला है, इन चीजों को अगर आपने ध्यान से देख लिया, इन सभी चीजों को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपका 25 में 24 मार्क्स लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। 25 में 24 लाना, क्योंकि इतना कठिन आने वाला एग्जाम नहीं है जैसा कि आपको लगता है। अगर आपने थोड़ी भी हिंदी पढ़ी होगी तो आपके ये क्वेश्चन कहीं भी बाहर जाने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगले 25% मैथ आने वाली है आपकी। मैथमेटिक्स की कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश एसआई की कर रहे हो, चाहे आप बीडीओ की कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, हर एक एग्जाम में आप मैथ को पढ़ते ही हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है मैथ का वो है संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर सिस्टम से आते हैं। प्रतिशत, हम जनरली रोजाना के जीवन में प्रतिशत को ही देखते हैं।
कहीं भी हम देखते हैं, कोई भी बात करते हैं तो परसेंटेज की बात होती ही रहती है। 100%, 50%, इस तरह से हम देखते ही रहते हैं। लाभ हानि, देखिए लाभ हानि के हम फॉर्मूला के आधार पर इसके क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसके अलावा जो वर्क एंड टाइम होता है उसके भी क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड टाइम के भी आते हैं। देखिए आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण हम करते हैं, आवृत्ति के वर्ग के बारे में आवृत्ति वितरण को देखते हैं हम। इसके अलावा तालिका बनाना देखते हैं और संचय आवृत्ति को देखते हैं। इन सभी चीजों को हम देखेंगे। इसके अलावा देखिए ये थोड़ा सा तथ्यों का निरूपण करना, तथ्यों का निरूपण करना। देखिए बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब चार्टों के बारे में है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक बार भी आपने अगर इसको सावधानी से समझ लिया तो ये क्वेश्चन कहीं भी आपके बाहर जाने वाले नहीं है। नेक्स्ट देखिए आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज के बारे में देखेंगे। युगपथ समीकरण के बारे में, युगपथ समीकरण के बारे में देखेंगे। द्विघाती समीकरण के बारे में देखेंगे। ये समीकरण वाले क्वेश्चन हैं। ये भी उस बार 2 क्वेश्चन आए थे इसके। देखिए कारक के बारे में देखें और क्षेत्रफल प्रमेय, क्षेत्रफल प्रमेय के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राजस्व लेखपाल की जो भर्ती है या फिर जो राजस्व लेखपाल के जो काम हैं वह नापाई वाले होते हैं। कि मान लीजिए ये खेत है, अब इसको नापना है आपको, है ना, तो यही सब काम है। ये तो सीधा सीधा है आपका, लेकिन अगर आपका ऐसा खेत होगा, इसको नापना है, क्योंकि खेत किसी भी तरह के हो सकते हैं। इस तरह का खेत हुआ तो अगर आपको इसका नापना है तो कैसे नापें? तो देखिए आपको आयत, वर्ग, समलंब, ये सब चीज़ों के क्षेत्रफल आपको आने ही चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा दे दिया है तो इसको कैसे नापें, इसको कैसे नापें, ये भी देखना। तो ये क्षेत्रफल का जो चैप्टर है उसमें सभी प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल को आप देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेखपाल बनने के बाद जो चैप्टर आपका यूज होना है वो सबसे ज़्यादा यही होना है मैथमेटिक्स में, कि आपको क्षेत्रफल कैसे आप नापते हैं। नेक्स्ट देखिए परिधि व वृत्त का क्षेत्र, परिधि व वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज व पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज व पाइथागोरस प्रमेय, ये काफी इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए नेक्स्ट देखते हैं समानांतर चतुर्भुज की परिधि, समानांतर चतुर्भुज की परिधि। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय माप, मीन मीडियन मोड, उस बार भी क्वेश्चन आए थे मीन मीडियन मोड के, इस बार भी क्वेश्चन आपको आएंगे। मीन मीडियन मोड को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, ये केंद्रीय माप है। देखिए एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ के बारे में उस बार भी आया था, इस बार भी आएंगे। एलसीएम एचसीएफ के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। देखिए नेक्स्ट देखते हैं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंतर्गत एक दो चीज नहीं बल्कि कई चीजें आती हैं। देखिए जनरल साइंस, इसमें विज्ञान के बारे में आता है जनरल साइंस, जिसमें आपको 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा देखना है एक बार। 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी बुक, अगर आपने 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी बुक देख ली तो आपके जो 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। या फिर जो ल्यूसेंट की जो पतली बुक आती है उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पूरा काम हो जाएगा जनरल साइंस के लिए। देखिए जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपको छोटा छोटा विज्ञान आएगा जो साइंस से रिलेटिव आएंगे। भारतीय इतिहास, देखिए जनरल साइंस में भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। अगर सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको थोड़ा सा कोई इतिहास आ रहा है तो इतना मान लीजिए आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए कामों को आपको ध्यान से पढ़ना है। उस बार आए जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी महात्मा गांधी जी से रिलेटिव आए थे ज़्यादातर, और जितने भी आते हैं स्वतंत्रता आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री, जितने भी आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री वो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटिव आते हैं। उस बार 1857 से रिलेटिव क्वेश्चन आया था, मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी से भी संबंधित एक क्वेश्चन आया था और एक दो क्वेश्चन आए थे जो कि सभी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटिव थे। तो आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री जितनी भी पढ़नी है वो सभी मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग करके पढ़नी है। नेक्स्ट देखिए भारतीय राजनीति, भू व अर्थशास्त्र। आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजनीति में पॉलिटी को देखना है। आपको ये देखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाने वाले मौलिक अधिकार क्या हैं,
इसके अलावा और इन्हीं सब चीज़ों को देखना है जो बेसिक हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। क्या उसकी एज होती है, कितनी एज के बाद ही राष्ट्रपति बन सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र में आप देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, कितने प्रकार से इसको हम मेजर करते हैं। इसी प्रकार के सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें हर एक वर्ग को लेके चलना पड़ेगा, हर एक चैप्टर को लेके चलना पड़ेगा और हर एक चैप्टर से 4, 3, 5 क्वेश्चन ही आएंगे। नेक्स्ट देखिए विश्व भूगोल व जनसंख्या। देखिए भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से रिलेटिव क्वेश्चन इसमें 1-2 आएंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो जनसंख्या से रिलेटिव आएंगे, जनसांख्यिकी मुद्दों से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में या विश्व की ज्योग्राफी में इसमें जितनी भी जीके आएगी वो जनसंख्या के आधार पर आने वाली है ज़्यादातर। भारत का भौतिक व पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण को आजकल हर एक एग्जाम में पूछने लगे हैं, हर एक एग्जाम में पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही लगे हैं। नेक्स्ट देखिए आर्थिक, सामाजिक व जनसांख्यिकी मुद्दे, ये मुद्दों को देखना है हमें आर्थिक व सामाजिक रूप से। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जीए। देखिए जीए आपको जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के 6 महीने या 8 महीने पहले की पुस्तकों को जो लेके, प्रतियोगिता दर्पण को लेके आपको पूरी तरह से पढ़ना है। उनमें से ही सभी घटनाएं, अगर आपने अब करंट अफेयर्स पढ़ ली, मुद्दों को पढ़ लिया, तो सभी इसके अंतर्गत आने वाले हैं। इन सभी जो विषय हैं, इन सभी विषयों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका आने वाला है। नेक्स्ट देखिए भारत के वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संस्थानों में विभिन्न विषयों से रिलेटेड भी आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। बेसिक इसमें आपको जनरल साइंस को देखना है, जो कि 2-3-4 क्वेश्चन के आते हैं। इसके अलावा जनसंख्या से रिलेटेड आएंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स व अर्थशास्त्र में आपको पूछेंगे जीडीपी क्या होती है, कितने प्रकार से निकालते हैं, इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्राम विकास, ग्रामीण परिवेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि जो 3 चीजें हमने पढ़ाई हैं, जो 3 चीजें हमने बताई हैं, वो ज्यादातर एग्जामों में नॉर्मल पूछे जाते हैं। यह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राम समाज व विकास व ग्रामीण परिवेश। ये थोड़ा सा सभी एग्जामों की दृष्टि से थोड़ा सा हटके है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए थोड़ा सा इसको हम विस्तार से बताएंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि राजस्व लेखपाल में आने वाले ग्रामीण परिवेश का बेसिक क्या है, हम कहाँ से पढ़ें। अगर आपने ये समझ लिया कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है, फिर आपको ये समझ सकते हैं कि किन किताबों से पढ़ें। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ को हमको पढ़ना है, तभी आप किताबें ढूंढेंगे। तो देखिए पहला है कृषि का प्रारंभ, भूमि सुधार। देखिए जब से मानव सभ्यता आई है, तभी से लोगों की कृषि प्रारंभ हुई है, क्योंकि मानव सभ्यता बनी, तभी से लोगों की जो भूख होती है वो बनी है। उस भूख को पूरा करने के लिए लोगों ने खेती करना शुरू किया। तो हमको खेती का प्रारंभ, प्राचीन से लेके खेती का प्रारंभ, प्राचीन में जब इंसान एक जानवरों की तरह रहता था, तब से लेकर के खेती का प्रारंभ हुआ है। और जैसे जैसे सदियों बदलती गई, जैसे जैसे आज से हम अगर 1000 साल पहले जाएं, तो कृषि बहुत सही ढंग से या फिर अच्छी तरह से सुसज्जित रूप से होने लगी थी। इसके बाद विभिन्न काल आए, उन कालों में कृषि का क्या प्रारंभ हुआ। इसके बाद मुगल साम्राज्य आए, इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद अब हमारे देश की जो संविधान है उस पर चलता है, तो उसमें क्या क्या सुधार हुए। तो खेती के प्रारंभ के बारे में हमें इसके बारे में देखना है। ये ग्रामीण परिवेश, क्योंकि ये जो जॉब है या फिर ये जो बोर्ड है UPSSC, ये कैंडिडेट से पूछना चाहता है कि आपने कृषि के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो आपको कृषि के बारे में छोटा छोटा या मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सुधार, इसके मतलब भूमि को अच्छा करने के लिए क्या क्या सुधार किए गए। ये सुधार जो होंगे वो संस्थागत हो सकते हैं, सरकार के द्वारा हो सकते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं। किसी भी तरह से भूमि के सुधार किस प्रकार किए गए, बैंकिंग रूप से सुधार हो सकते हैं। सभी प्रकार के सुधारों को आपको
पता होना चाहिए, ये भूमि का प्रारंभ व भूमि के सुधार। नेक्स्ट देखते हैं सिंचाई के साधन। देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 सेक्टरों पर चलती है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें खेती की जाती है, रॉ मटेरियल को उगाया जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसमें से इस कच्चे माल को ले जाके फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है। तीसरा है इस उत्पादन माल को भेजा जाता है जिसको वो माल चाहिए। तो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जिस देश की कृषि अच्छी होगी या फिर जिस देश की सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी, वहां की प्राइमरी सेक्टर अच्छा होगा। जिस देश की सिंचाई व्यवस्था, खेती की व्यवस्था अच्छी होगी, वहां का प्राइमरी सेक्टर अच्छा होगा। और जिस देश का प्राइमरी सेक्टर अच्छा होगा, उसका द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर अच्छा होगा, यह माना जाता है। जरूरी नहीं है कि जिस देश का प्राइमरी सेक्टर अच्छा उस देश का टर्सरी अच्छा होगा। जैसे कि इसके लिए जापान है, उसका प्राइमरी सेक्टर उतना अच्छा नहीं है जितना टर्सरी है, लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर को सही करने के लिए सिंचाई के साधनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए प्राइमरी सेक्टर को अच्छा करने के लिए सिंचाई के साधनों की ज़रूरत होती है। तो भारत में जितने भी सिंचाई के साधन हैं, उन सिंचाई के साधनों के बारे में ध्यान से देखना है कि भारत में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस साधन के द्वारा गांव में सिंचाई की जाती है। ऑप्शन में आपको दे दी जाएंगे, आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा साधन के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। देखिए नदी है, तालाब है, नहर है, नाले हैं, ट्यूबवेल है, कुआं है और भी कई साधन हैं। इन साधनों से सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के साधनों के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट देखिए ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। देखिए गांव का विकास के बारे में हम देखेंगे। किसी देश को बनने में राज्य होते हैं, राज्य को बनने में जिले होते हैं, जिले को बनने में पंचायतें होती हैं और फिर होते हैं गांव। तो शुरू करते हैं हम एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति हुआ, जब कई व्यक्ति मिलते हैं तो एक परिवार बन जाता है। इन्हीं परिवारों से बनता है एक बस्ती और बस्ती से बनता है गांव। तो गांव किसी भी देश की एक सबसे छोटी इकाई है। बस्ती के उसमें ग्राम विकास में सबसे छोटी जो इकाई है वो गांव है। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में भारत एक ग्रामीण रूप से बसा हुआ है। भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो गांव में रहती है। तो गांव का किस प्रकार से विकास हुआ, नगर का किस प्रकार से विकास हुआ, इसके क्या सीढ़ी दर सीढ़ी इसका टाइम पीरियड में इसका विकास हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे जो कि इस राजस्व लेखपाल की भर्ती में आपसे पूछे जाएंगे। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए ग्राम विकास शोध प्रणाली। गांव के विकास करने में कौन कौन सी प्रणाली है जिसने मदद की है इस गांव के विकास करने में, इस चीज़ों को हम देखेंगे। संस्थागत रूप से शोध प्रणाली हो सकती है, सरकार रूप से हो सकती है, कई प्रकार की प्रणाली है जो कि गांव के विकास करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय व ग्रामीण सामाजिक विकास। भारतीय व ग्रामीण सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक विकास के बारे में यहाँ है। सामाजिक विकास के बारे में हम समाज क्या होता है, समाज के क्या प्रकार हैं, क्या स्वरूप हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस भारतीय व ग्रामीण सामाजिक विकास के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट देखिए विभिन्न सरकारी योजनाएं। देखिए सरकार के द्वारा समय समय पर लोगों की आवश्यकता के अनुसार या फिर सरकार को शोधों के द्वारा पता चलता है कि लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता के अनुसार सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। सरकार विभिन्न समय समय पर लोगों की आवश्यकताओं के लिए योजना चलाती हैं। वह योजनाएं या तो केंद्र सरकार चलाती है, दिल्ली में बैठी सरकार चलाती है, या फिर राज्य सरकार चलाती है जो कि किसी भी राज्य की राजधानी, यूपी कहें तो लखनऊ, एमपी कहें तो भोपाल, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो विभिन्न सरकारी योजनाएं ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि विभिन्न सरकारी योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को आपको देखना है कि केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। आपको पता करना है कि कौन सी योजनाएं जो होती हैं वह
कौन सी सरकार चला रही है, या फिर उस योजना में कितना परसेंट केंद्र सरकार दे रही है, कितना परसेंट राज्य सरकार दे रही है, या फिर उस योजना के अंतर्गत जनता को क्या फायदा है। इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। राज्य सरकार के द्वारा भी चलाए जाते हैं कई योजना। उन योजनाओं को आपको ध्यान से देखना है कि इस योजना से किस वर्ग को फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। नवीनतम योजना, देखिए आज की जो नवीनतम योजना है, आज से 5 साल में वह योजना एक पुरानी योजना हो जाएगी। जैसे कि वर्तमान में स्वामित्व योजना एक नवीनतम योजना है। अभी एक योजना चली है 2020 में, स्वामित्व योजना। इसमें गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपने घर का स्वामित्व मिलने वाला है। यह योजना एकदम नवीनतम योजना है, लेकिन आने वाले दिनों में या फिर आज से 4 साल बाद हम कहें कि यह योजना क्या नवीनतम योजना है, तो नहीं, यह योजना 2020 में नवीनतम थी, लेकिन जब 2025 आ जाएगा तो यह योजना एक केंद्र सरकार की पुरानी योजना हो जाएगी। तो इन सभी योजनाओं के बारे में आपको देखना है। जितनी भी योजना चल रही हैं सभी योजनाओं को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है इस चैप्टर के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट, देखिए पंचायती राज व्यवस्था। देखिए अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या फिर वीडियो के फॉर्म आएंगे तो यह चैप्टर इन्हीं का है इंपॉर्टेंट। लेकिन गांव में रहना है, गांव ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड चीज है, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना ही होगा। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। देखिए ग्रामीण विकास के लिए डिजिटल का दौर, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो सरकार जो एग्जाम करने वाली है वह डिजिटल से रिलेटिव करेगी कि ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो ये होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ग्राम विकास में डिजिटल का दौर कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसके बारे में कैंडिडेट से पूछना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम। सरकार के द्वारा समय समय पर रोजगार दिए जाते हैं। उन रोजगारों के बारे में कैंडिडेट से वो पूछना चाहती है कि क्या ये आपको पता है कि ये कार्यक्रम, रोजगार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि नहीं चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। स्वास्थ्य योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि केंद्र व राज्य सरकार समय समय पर चलाती है। आपको इन सभी योजनाओं के बारे में डेप्थ में जाके देखना है कि क्या ये योजनाएं कितनी कारगर हैं कि नहीं है। इसी से संबंधित इस ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप राज्य व्यवस्था, डिजिटल का दौर, रोजगार कार्यक्रम के अलावा स्वास्थ्य योजनाओं को भी ध्यान से देखेंगे। देखिए आने वाले अभी इंपॉर्टेंट है एक चीज और। देखिए राजस्व लेखपाल का जो काम है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है खेत को नापना, खेतों को नापना। देखिए मान लीजिए थोड़ा सा, देखिए भू अभिलेख, राजस्व लेखपाल के पास रहने वाले जो कागज होते हैं, जो रिकॉर्ड होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए भू अभिलेख, देखिए खसरा क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है खसरा क्या होता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथ बने रहिए। आने वाले समय में हम सभी खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है, नक्शा क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आराम से देखेंगे। तो देखिए भू अभिलेख में खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है, जल्द क्या होता है और नक्शा क्या होता है। ये लेखपाल के पास बेसिक चीज़ है जो कि लेखपाल अपने पास रखता है। और भूमापन यंत्र, भूमि को नापने के कौन कौन से यंत्र हैं जिससे लेखपाल भूमि को मापता है, जिसमें से फीता क्या होता है, जरीब क्या होता है। जहां भी हम नापते हैं तो एक लोहे की जंजीर होती है, उसके द्वारा हम मापते हैं। तो कह सकते हैं कि जरीब क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। गुनिया क्या होता है, एक छोटी सी होती है स्केल, उसको गुनिया बोलते हैं। चांदा क्या होता है, कंघी क्या होता है, प्रकार क्या होता है। ये कभी भी कोई किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकते हैं आपके। देखिए ये बेसिक हैं आपके, ये लेखपाल से स्पेशल है। अगर लेखपाल का एग्जाम आएगा तो ये इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। देखिए उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चमड़े का उद्योग किस जिले में किया जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है कानपुर में। तो इसी प्रकार से कई ऐसे भी उद्योग हैं जो कि उत्तर प्रदेश के और कई जिलों में किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस
जिले में ये उद्योग किया जाता है, या फिर ये उद्योग किस जिले में किया जाता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर कई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उद्योग धंधे पाए जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जनजातियां। क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 जनजातियों के नाम दे देंगे कि इसमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो आपको उसमें से देखना है कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के त्यौहार। देखिए, कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो कि पूरे देश में नहीं मनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो पूरे प्रदेश में नहीं मनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो कि केवल कुछ जिलों में ही मनाए जाते हैं। जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यह त्यौहार किस प्रदेश के जिले में मनाया जाता है, या फिर यह त्यौहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाए जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है, एक मेला है कजरी मेला, तो क्वेश्चन आ जाए कि कजरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन में आ जाए हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा। आपको अगर ये 4 ऑप्शन मिल जाए कि कजरी मेला किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो आपको आंसर होगा महोबा। तो इसी प्रकार से और भी कई त्यौहार हैं जो कि कुछ ही जिलों में मनाए जाते हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सभी प्रकार के त्योहारों की एक लिस्ट पता होनी चाहिए कि यह त्यौहार किस जिले का स्पेशल त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की फसलें। देखिए, उत्तर प्रदेश में मूल रूप से 3 फसलें बोई जाती हैं, जिसमें से रबी हुआ, खरीफ हुआ और जायद हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फसल खरीफ की फसल है, ये फसल रबी की है, ये फसल जायद की है। तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, जायद की कौन सी है। क्वेश्चन आ जाए कि गेहूं की फसल कौन सी फसल है, या फिर ऑप्शन दे दिया जाए कि खरीफ की फसल कौन सी है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए। 4 में से आपको करना है कि ये फसल खरीफ की है या ये फसल रबी की है। तो आपको सभी फसलों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप राजस्व लेखपाल के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको फसलों के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विभिन्न मिट्टियां। जब आप खेती के बारे में देखेंगे तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में विभिन्न पशुपालन। देखिए, उत्तर प्रदेश में विभिन्न पशुपालन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन इंडिया में किया जाता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश पशुपालन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई भैंस के पशुपालन के लिए अगर कोई योजना चलाई जाती है, तो उस योजना का आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। बकरियों के लिए अगर कोई पशुपालन किया जाता है, उसके लिए ऑप्शन में पूछ सकता है। कितने रुपयों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न पशुपालन से संबंधित योजनाओं के बारे में पूर्णतः पता होना चाहिए। तो ये बेसिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। हमने आज राजस्व लेखपाल की भर्ती से रिलेटिव बेसिक चीज़ों को देखा है कि बेसिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर आप राजस्व लेखपाल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जनरल पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें हैं। 10+2 होना चाहिए। SSC इसको कराएगा। इसके अलावा इसमें आपको SSC करने की ज़रूरत है। अगर आप SSC नहीं किए हैं तो आप उसको जल्द से जल्द कर लीजिए। इसके एज ग्रुप 18 से 40 तक मांगा जाएगा। इसी से रिलेटिव और भी कई चीज़ों को देखा। इसके अलावा राजस्व लेखपाल आपको मोटिवेट कैसे कर सकता है कि राजस्व लेखपाल आपको क्यों बनना है, उसके लिए ये मेरे व्यक्तिगत कुछ मेरिट बताई गई है कि इसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि आपकी नौकरी कैसे होने वाली है। इसके अलावा ये हमने थोड़ा सा सिलेबस देखा उसका। इस सिलेबस में 3 सब्जेक्ट जो होते हैं जो बेसिकली सभी एग्जामों में नॉर्मल आते हैं। जो चौथा सिलेबस है उसको हमने थोड़ा सा डेप्थ में देखा है, जिसमें से ग्राम समाज व विकास व ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत हमने इन सभी चीज़ों को देखा। इसके अलावा हमने ये पंचायत व्यवस्था, भूलेख और भूमापन की चीज़ों को देखा। इसके अलावा हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जो पाए जाने वाले उद्योग धंधे कौन से हैं, कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, त्यौहार कौन कौन से हैं। इसके अलावा पशुपालन की चीज़ें कौन सी हैं। इसके अलावा हमने विभिन्न मिट्टियों के बारे में देखा है। तो विभिन्न मिट्टियों के बारे में देखा है। ये राजस्व लेखपाल में आने वाले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत आती हैं। चलिए साथियों, आज हमने
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकलने वाली एक बहुत बड़ी भर्ती राजस्व लेखपाल की भर्ती के बारे में बेसिक चीज़ों को देखा है, जिसमें हमने पहले इसकी बेसिक चीज़ों को बताया है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके अलावा हमने ऐसी भी चीज़ों को बताया है जो व्यक्तिगत है मेरी, कि इन चीज़ों से आप राजस्व लेखपाल के फॉर्म को भरने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। या फिर हमने इसमें राजस्व लेखपाल के सिलेबस के बारे में गहराई से देखा है। और दोस्तों, अगर अभी भी आपके दिमाग में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई छोटा भाई बहन या फिर साथी आपका राजस्व लेखपाल की भर्ती कर रहा है या फिर वो करना चाहता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उसको मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।